व्हाट इज रिएक्टिव पावर। अब रिएक्टिव पावर की नीड क्यों पड़ी, जबकि हमें जो बेसिकली यूज करना होता है वो हमें एक्टिव पावर ही यूज करना होता है। तो रिएक्टिव पावर का कॉन्सेप्ट बेसिकली आया कहाँ से, इसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखो जरा, जैसे आप मान लो इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल से आप कन्वर्ट कर रहे हो मैकेनिकल में, या फिर मैकेनिकल पावर को आप कन्वर्ट कर रहे हो इलेक्ट्रिकल में, या फिर आप इलेक्ट्रिकल पावर को ही कर रहे हो इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, लाइक दिस इज इलेक्ट्रिकल जो मैकेनिकल में, अगर आप इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में मतलब क्या है कन्वर्जन, बताइए जरा। अगर हम इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में देखें तो बेसिकली क्या है, कौन कर रहा, मोटर। और यहाँ पे मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कौन कन्वर्ट कर रहा, ऑब्वियस सी बात है, विद द हेल्प ऑफ जनरेटर हम मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर सकते। एंड इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल में कौन कन्वर्ट कर रहा, दैट इज एग्जाम्पल ट्रांसफार्मर। यस सर, समझ रहे हो मेरी बात। तो जब आप एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्जन करते हो तो एक्चुअली एक मीडियम चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, मतलब एक एनर्जी से जब आप दूसरे मीडियम में, मतलब एक एक एनर्जी किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो, बेसिकली इट रिक्वायर्स मीडियम, इट रिक्वायर्स मीडियम। ठीक है, तो अब वो जो मीडियम होना चाहिए वो एक ऐसा मीडियम होना चाहिए जो कि एनर्जी को डिसिपेट ना करे, सिंपली एनर्जी को स्टोर करे। जैसे आप एक सिंपल सा एग्जांपल लो, आप डेली लाइफ में आप जैसे कोई इनकम हुआ तो आप चाहते हो कि चलो उसे थोड़ी बैंक में डिपॉजिट कर दिया जाए, ताकि उसे एक फॉर्म में चलो लिया गया है तो दूसरे फॉर्म में उसे यूटिलाइज कर दिया जाए। अगर कोई ऐसा बैंक है, ऑब्वियसली बात है कि अगर किसी ऐसे बैंक में आप जमा नहीं करोगे जहां पे आपको निकलने की कोई वो ना हो, या फिर पक्का नहीं निकलने वाला उससे पैसे, तो ऑब्वियसली बात है उसमें नहीं करोगे। तो मतलब आप ऐसे बैंक, मतलब आप ऐसे एलिमेंट लोगे जो एनर्जी स्टोर करता है, या ऐसा एलिमेंट लोगे जो एनर्जी डिसिपेट करता है, फॉर अ मीडियम, फॉर अ मीडियम जो क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, जो कि एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, अब स्टोरिंग एलिमेंट के लिए हमारे पास दो ऑप्शन थे। स्टोरिंग एलिमेंट के लिए हमारे पास दो ऑप्शन थे, दैट इज इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। बट इसके साथ, कैपेसिटेंस के साथ प्रॉब्लम क्या है कि आप इसमें एनर्जी जब स्टोर करने की कोशिश करोगे ना, इन कंपेयर टू जितना एनर्जी यहाँ पे स्टोर होगा उससे बहुत कम एनर्जी यहाँ पे स्टोर होएगी। समझो मेरी बात को, मतलब ये जो कैपेसिटर स्टोर एनर्जी करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो आपका इंडक्टर स्टोर करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टोरिंग एलिमेंट के लिए दो, मैं फिर से बोल देता हूं, जब भी आप एनर्जी कन्वर्जन करोगे तो आपको एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। वो ऐसा मीडियम होना चाहिए जो कि एनर्जी को स्टोर करे, ना कि एनर्जी डिसिपेट करे। इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो इंडक्टर या तो कैपेसिटर। तो कैपेसिटर स्टोर करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंडक्टर स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑब्वियस सी बात है, आप उस मीडियम को यूज करोगे जो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी कम कॉस्टिंग में, कम इन्वेस्टमेंट में यूज स्टोर करे। तो वो बेसिकली क्या होता है, दैट इज इंडक्टर, ठीक है। ओके, अब मतलब ए ऑप्शन आपके पास अभी यहां से खत्म हो गया, मतलब था बट वही है कि अगर ऑब्वियस बात है कंपेयर में अगर इंडक्टर ज्यादा अच्छा है तो हम क्यों यूज करेंगे, हम हमें यूज ही क्यों करना, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड, इंडक्टर। अब यहां पे देखिए, यहां पे जो इंडक्टर है ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड, जैसे आप ये समझो इंडक्टर स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बेसिकली यहाँ पे आपको एक मीडियम चाहिए होता है, एक मीडियम स्टोर एनर्जी को स्टोर करने के लिए क्या चाहिए होता है, एक मीडियम। तो इंडक्टर के लिए जो मीडियम फेवरेबल कंडीशन है, जो डिसाइड करता है दैट इज परमिबिलिटी। तो परमिबिलिटी एक मीडियम है बेसिकली, आप मैं इसे बोल सकता हूं मैग्नेटिक डोमेन। मैग्नेटिक डोमेन मतलब जितना ज्यादा परमिबिलिटी उतना ज्यादा मैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है। तो एक ऐसा मीडियम लेंगे जिसकी परमिबिलिटी बहुत अच्छी हो, ठीक है। ये सारी चीजें मटेरियल में हम डिस्कस करेंगे। खैर, तो ये जो मीडियम आपने लिया हुआ है ये बेसिकली आपका क्या स्टोर करेगा, ये आपका क्या स्टोर करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड स्टोर करेगा। और जिसको आप जब मर्जी आप वहां से उठा के दूसरे में ले सकते हो। जैसे आप समझे कि नहीं, जैसे आप सिंपल से अगर मैं एग्जांपल लूं ट्रांसफार्मर का सिंपल सा, तो आपने बेसिकली क्या किया, सबसे पहले एक सप्लाई दी, सप्लाई से आपने क्या क्रिएट किया, मतलब सप्लाई क्या, अब सप्लाई किस में दी, दिस इज कॉइल, कॉइल इज अ काइंड ऑफ इंडक्टर। तो इंडक्टर में सप्लाई दी, अब इंडक्टर में सप्लाई दिया तो बेसिकली ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या क्रिएट, मैग्नेटिक फील्ड हम एक मीडियम जिसको बोलते हैं हम परमिबिलिटी, उसमें हम बेसिकली इसको रखे हुए हैं इस मटेरियल को। इससे क्या होने वाला है, इससे हमारा ये होगा कि जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसे बेसिकली यहां से एक मीडियम मिल जाएगा, और एक ऐसा मीडियम जहां पे एनर्जी डिसिपेट नहीं होती, सिर्फ स्टोर होती है। अब ये वैसे ही मीडियम में ढेर सारा फ्लक्स अभी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। अब अगर आपको इसको यूज करना है तो आप सेकेंडरी पे एक वाइंडिंग लगा दीजिए, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ऑब्वियसली दैट इज वेरिएबल, क्योंकि करंट वेरिएबल है। तो अब वेरिएबल फ्लक्स जब दूसरे कंडक्टर को कट करेगा तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है, फिर यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो बताइए हमने एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्जन किया कि नहीं दूसरे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मतलब स्टेप अप करके स्टेप डाउन करके बेसिकली यूज किया ना। दिस इज कॉल्ड एनर्जी कन्वर्जन। वो बात अलग है कि इलेक्ट्रिकल को हमने इलेक्ट्रिकल में ही किया हुआ है। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है आपको, मैं तुम्हें बेसिकली बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट मतलब रिएक्टिव पावर, ठीक है। मैं तुम्हें क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, रिएक्टिव पावर। तो यहाँ पे मीडियम स्टोर इंडक्टर कैपेसिटर और ये आपका मैग्नेटिक डोमेन्स। तो इस तरीके से आप मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करके, इस तरीके से आप मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करके आप जैसे मर्जी वैसे आप उसे यूटिलाइज कर सकते हो। चाहो तो आउटपुट मैकेनिकल के फॉर्म में लो, चाहे तो आउटपुट इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में लो, चाहे इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल में बदलो, चाहे मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में बदलो, चाहे इलेक्ट्रिकल मतलब, ठीक है। ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं। तो इसका मतलब अब क्या हम कंक्लूजन क्या निकला कि जो भी एनर्जी यहाँ पे स्टोर हो, जो भी ये स्टोर हो रहा है, ये कब स्टोर होगा, जब हम यहाँ पे सप्लाई देंगे। तो बेसिकली अगर मान लीजिए यहाँ पे एक लोड है, सपोज रजिस्टर है, रजिस्टिव लोड है सपोज, तो यहाँ पे जो पावर जा रहा है, जो पावर यहाँ पे डिसिपेट हो रहा है,
दैट इज बेसिकली एक्टिव पावर। और जो पावर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है दैट इज बेसिकली रिएक्टिव पावर। क्या रिएक्टिव पावर का मतलब समझ में आया? जो लोड को ऑपरेट कर रहा है दैट इज एक्टिव पावर, जो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट कर रहा है या मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रहा है दैट इज बेसिकली रिएक्टिव पावर। अब बताइए आपको देख के क्या लगता है कि देयर इज अ इंपॉर्टेंस ऑफ रिएक्टिव पावर और नॉट? ऑब्वियसली यस ना। अगर ए ना होता तो इलेक्ट्रिसिटी तो कहीं ना कहीं उधर जाती ही नहीं, ट्रांसफर ही नहीं होती, मीडियम ही ना होता। जैसे एक देखो, जैसे बैंक वाला काम पूरा समझ लो इसका, कि बैंक क्या करता है, अगर हो सकता है आपके पास पैसे होते तो आप खर्चा कर देते, तो वो पैसे को क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। जब आपको जरूरत होगी तो आप वहां से ले लोगे, ठीक है। जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आप बेसिकली वहां से ले लोगे, वो स्टोर कर रहा है न कि डिसिपेट कर रहा है। तो दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रिएक्टिव पावर। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो जितने भी कैपेसिटर हैं, इंडक्टर हैं, वो जो पावर अब्जॉर्ब करते हैं, सॉरी पावर अब्जॉर्ब नहीं करते, पावर स्टोर करते हैं, उस पावर को अपन बोलेंगे रिएक्टिव पावर। नेटवर्क में इसके बारे में काफी डिटेल में बातें होंगी, ठीक है। एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, वहां से अभी मैं अभी उतना ही मतलब बता रहा हूं जितना पे आपका पावर सिस्टम पे रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ओके, तो यहां पे देखिए, इसके बाद जैसे मान लीजिए, अब बात होती है कि चलो सर एक्टिव पावर हो गया, रिएक्टिव पावर हो गया। अगर इसके थोड़े से फिजिकल मतलब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात कर लें, ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की, तो देखिए अगर मैं तीनों के बारे में बात कर लेता हूं, आर के बारे में भी देख लेते हैं, एल के भी बारे में देख लेते हैं, और सी के बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है। आर एल सी तीनों देख लेते हैं। तो एक इतना तो आपको पता ही होगा, सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई करंट के बीच में कितना वोल्टेज होता है। अगर लोड आपका प्योर रेजिस्टेंस है तो 0 डिग्री, जैसे नो। और सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई करंट में कितना एंगल होता है, अगर प्योर इंडक्टर हो तो 90 डिग्री। और 90 डिग्री बेसिकली क्या करता है हमारा, लैग। तो 90 डिग्री लैग। लैग कौन करता है, करंट या वोल्टेज? तो लैग करंट करता है, ठीक है। कौन करता है, करंट। और यहां पे अगर मैं बात करूं, देखो क्योंकि आपके सामने ना ए भी एग्जाम मतलब ए भी चीज देखने को मिल जाएगी कभी कभी, कि क्या करता है, करंट लैग करता है और वोल्टेज क्या करता है, लीड करता है, ठीक है। वोल्टेज लीड करता है। तो आप ये भी सिर्फ लैग बोलना इज नॉट सफिशिएंट। अब कौन लैग करता है वो भी तो मैटर करता है ना, तो करंट लैग करता है। और अगर हम कैपेसिटेंस की बात करें तो वोल्टेज और करंट के बीच में अगेन 90 डिग्री का फेज डिफरेंस बनता है, बट इसमें करंट क्या करता है, लीड करता है 90 डिग्री से, और वोल्टेज क्या करता है, लैग करता है। वोल्टेज क्या करता है, लैग करता है, ठीक है। ओके, अब यहां पे अगर मैं तीनों में पावर की बात करूं, एक्टिव पावर, तो एक्टिव पावर बेसिकली, अब देखो अगर प्योर रजिस्टर है तो पी की वैल्यू नॉन जीरो होएगी, बट क्यू की वैल्यू क्या होएगी, जीरो। क्या एनर्जी स्टोर करता है, क्या रजिस्टर क्या एनर्जी स्टोर करता है, बोलो, नहीं ना। वो तो क्या करता है, वो तो सिंपली डिसिपेट करता है। और इंडक्टर क्या एनर्जी डिसिपेट करता है, आइडियल इंडक्टर? तो नहीं, ठीक है। तो उसका एक्टिव पावर क्या हो जाएगा, जीरो, या फिर एवरेज पावर क्या हो जाएगा, जीरो। एंड क्यू इज नॉन जीरो, क्यू इज नॉन जीरो। अब इस सब पे देखते हैं, एक एक को उठाते हैं, पहले आप इसको समझ लेते हैं। अगर आइडियल कैपेसिटर की बात करें तो आइडियल कैपेसिटर कितना पावर डिसिपेट करता है, तो ऑब्वियसली दैट इज आल्सो जीरो।
and Q is not equal to 0. अगेन यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया था अभी 8 to 9 में कि आइडियल कैपेसिटर कितना पावर डिसिपेट करता है। ठीक है, हालांकि उन्होंने आंसर गलत दिया था, बट स्टिल आइडियल कैपेसिटर 0 पावर डिसिपेट करता है। ओके, हाँ उन्होंने ए दिया था शायद। खैर, तो वहां पे आरएलसी, अब देखिए, अब यहां पे जो आपका एक्टिव पावर है वो बेसिकली होता क्या है, जो वैरी करता है उसके साथ जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आता है, जो कि नेटवर्क में आपको पूरा डेरिवेशन कराया जाएगा, दैट इज वी आई इंटू कॉस ऑफ फाइव। एंड व्हाट इज रिएक्टिव पावर, वी आई इंटू, यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है दैट इज फॉर ऑल टाइम, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ सिंपली एक के लिए। तो एक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या है, देखो आप ऐसे समझो आता कहां से, बेसिकली ध्यान से समझो। देखो जो एक्टिव है, देखो हमारे पास इमेजिनरी दो एक्सिस हैं, एक रियल एक्सिस एक इमेजिनरी एक्सिस। तो एक बात बताइए, एक्टिव पावर इज रियल और इमेजिनरी, एक्टिव पावर इज अ रियल और इमेजिनरी, एक्टिव पावर इज अ रियल एंड रिएक्टिव पावर इज अ इमेजिनरी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इमेजिनरी, जो बेसिकली हम देख नहीं सकते बट एक्चुअली वहां पे हो रहा है, जो हम देख नहीं सकते हम वहां पे हो रहा है। ठीक है, मतलब उसे आप विजुलाइज, मतलब डायरेक्ट आउटपुट में नहीं पता कर सकते यहाँ पे फिलहाल। ठीक, और अदरवाइज बात करें तो 90 डिग्री जो लीड कर रहा है एक्सिस, दैट इज इमेजिनरी एक्सिस। खैर, तो देखिए अब ये जो P है, ये P है, ये Q है। तो अब यहां पे अगर मैं इसको वेक्टर डायग्राम लूं, वेक्टर डायग्राम, तो दिस इज एक्टिव पावर एंड दिस इज बेसिकली रिएक्टिव पावर। वेक्टर डायग्राम मतलब जहां पे एक वेक्टर खत्म होता है वहीं पे दूसरा वेक्टर स्टार्ट होता है। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली फाई, फाई इज द एंगल बिटवीन, यही देखो पावर फैक्टर है, बेसिकली यही क्या है हमारा पावर फैक्टर। देखो समझो मेरी बात, दिस लेंथ इज Q एंड दिस लेंथ इज P। ठीक है, दिस लेंथ इज Q एंड दिस लेंथ इज P, क्योंकि रियल एक्सिस पे एक्टिव पावर, इमेजिनरी एक्सिस पे रिएक्टिव पावर। रियल एक्सिस पे एक्टिव पावर, दिस इज व्हाट एक्टिव पावर एंड दिस इज व्हाट रिएक्टिव पावर। ठीक है, ओके। अब देखिए एग्जाम में यहाँ पे काफी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि रिएक्टिव पावर की यूनिट क्या होती है। तो रिएक्टिव पावर की यूनिट होती है VAR। एक्टिव पावर की यूनिट क्या होती है, तो एक्टिव पावर की होती है वॉट। ठीक है, एक्टिव पावर की क्या होती है, वॉट। अब यार बड़े यूनिट में बात करोगे तो नो डाउट किलोवाट भी आ सकता है और यहाँ पे KVAR भी आ सकता है, अगर हम बड़े स्केल पे बात करें। ठीक है, तो देखो VAR मतलब वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, क्योंकि जो पावर होता है दैट इज V इंटू आई। तो V इज वोल्ट, I इज एम्पियर, R इज रिएक्टिव। खैर, तो अब यहां पे अगर मैं इसका वेक्टर डायग्राम लिखूं तो बेसिकली S इज इक्वल टू P प्लस जे क्यू, एस इज इक्वल टू पी प्लस जे क्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो यार जो तुम पावर सप्लाई कर रहे हो, अच्छा बताइए अल्टरनेटर से आप जो पावर प्रोड्यूस करते हो उसमें कौन सा पावर होता है, यस होता है, पी होता है या क्यू होता है। जो आप अल्टरनेटर से, जो आपका अल्टरनेटर हाइड्रो पावर प्लांट जो भी वट जो पावर प्रोड्यूस कर रहा है वो कौन सा पावर प्रोड्यूस करता है, बताइए कौन सा पावर सप्लाई कर रहा होता है बेसिकली। जैसे मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि मान लीजिए यहां से आपका एक लोड है, लोड है, ठीक है, ये मान लीजिए अल्टरनेटर है, आपका हाइड्रो पावर प्लांट है, ये आपका दूर कहीं पे, दूर कहीं पे क्या पड़ा हुआ है, लोड।
दूर कहीं पे क्या पड़ा हुआ है, लोड। ए, चलो अभी फिलहाल के लिए थोड़ी देर के लिए ए इंटरनल सब कुछ, रजिस्टर इंडक्टर सब एक तरीके से कैंसिल आउट कर देता है, अभी नेग्लेक्ट कर रहा हूं मैं कि आर की वैल्यू जीरो एंड एल की वैल्यू जीरो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अभी आप बताओ ये पावर कैसा सप्लाई करेगा, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, या फिर अपरेंट पावर, ये कैसा पावर सप्लाई करेगा, एनीवन। यहां से जो जनरेटर है, ये इसकी नेचर कैसी होगी, पावर कैसा सप्लाई करेगा, सपोज ई एंगल डेल्टा, बोलो यार, ये कैसा पावर डिलीवर करेगा, एक्टिव, रिएक्टिव या अपरेंट। चलो समझो मेरी बात को, इसको, ये जो, आप पहली बात समझो, ये जो अल्टरनेटर होता है, ये जो भी ईएमएफ इंड्यूस करेगा, ये इस बात मतलब इसका नेचर लीडिंग होगा, लैगिंग होगा, या फिर अपरेंट होगा, मतलब एक्टिव होगा, रिएक्टिव होगा या अपरेंट होगा, इस बात पे डिपेंड करेगा कि यहां पे लोड का नेचर कैसा है। समझो मेरी बात, लोड का नेचर कैसा है। लाइक अभी देखो, मैंने इसीलिए यहां पे सारी चीजों को नेग्लेक्ट किया हुआ है, ताकि आप ये ना बोलो कि सर रास्ते में रिएक्टिव पावर कंपन वो बेसिकली डिसिपेट हो जाए। मैं बोल रहा हूं कि जो लोड का नेचर है, लाइक चलो मान लो आपका लोड है आर, लोड आपका क्या है आर, तो एक बात बताइए, ये जो करंट यहां से ड्रॉ करेगा, ये जो करंट यहां से ड्रॉ करेगा, मतलब यहां से जो भी करंट आ रहा होगा, वोल्टेज और करंट के बीच में कितना फेज डिफरेंस बनेगा, अगर रजिस्टर है, वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई करंट के बीच में कितना फेज डिफरेंस बनेगा, बताइए। जीरो, फेज डिफरेंस कितना बनेगा, जीरो। और अगर जीरो है, इसका मतलब क्या हो गया कि रिएक्टिव पावर बेसिकली कोई ये ड्रॉ नहीं कर रहा है, यस या नो। सिर्फ और सिर्फ जो पावर ड्रॉ करेगा एक्टिव पावर ड्रॉ करेगा। अभी मैंने आपसे बोला ना कि P इज इक्वल टू वी आई कॉस ऑफ फाइव एंड Q इज इक्वल टू वी आई साइन ऑफ फाइव। ये आया कहां से है देख लेते हैं एक बार। देखो, दिस इज यस, तो बेसिकली ये आपका ए दिस यस इज बेसिकली v इंटू आई का कंजुगेट, ठीक है। अभी कंजुगेट वाला बताते हैं। तो जब ये कंपोनेंट आप यहां पे ब्रेक करोगे तो p इज इक्वल टू वी आई इंटू कॉस फाइव एंड q इज इक्वल टू वी आई इंटू साइन फाइव, ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। तो खैर यहां पे आ जाइए, तो अगर आपने प्योर रजिस्टर लगाया हुआ है तो फाई की वैल्यू जीरो है, कॉस जीरो की वैल्यू वन है, तो मतलब आपका जो होएगा टोटल पावर एक्टिव होएगा और रिएक्टिव की वैल्यू यहाँ पे जीरो हो जाएगी। तो अब बताइए, लोड, अगर आपसे कोई पूछे कि लोड कैसा पावर डिलीवर करेगा करेगा, तो आप पहले उससे क्या बोलोगे कि पहले ये बताओ कि लोड का नेचर कैसा, यस या नो। आ रही बात समझ में। सपोज अगर इंडक्टर है, सपोज नेचर इज प्योर इंडक्टिव लोड, सपोज लोड इज प्योर इंडक्टिव, ठीक है। सपोज लोड इज प्योर इंडक्टिव, तो उस सिचुएशन में आपको पता है इंडक्टर की जो एक्टिव पावर है दैट विल बी जीरो एंड जो रिएक्टिव पावर है दैट विल बी वी आई, दैट विल बी वी आई। मतलब पूरा का पूरा जो भी पावर जाएगा किस में जाएगा, रिएक्टिव पावर क्रिएट करने में जाएगा, क्योंकि प्योर इंडक्टर है, क्योंकि प्योर इंडक्टर है। आ रही बात समझ में, क्लियर है, ठीक है। Q इक्वल टू वी आई, मतलब इसका साफ साफ सा मतलब, अब आप कहो, अब अगर मैं पूछूं कि क्या लोड कभी भी प्योर रजिस्टिव हो सकता है, बोलिए, क्या लोड कभी भी प्योर रजिस्टिव हो सकता है, ऑब्वियसली नहीं। आप
कफ अब देखो, प्योर रजिस्टिव में प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है? आपके पूरे आसपास जितने भी ऐसे एप्लीकेशन हैं जिनको रिक्वायर्ड है मैग्नेटिक फील्ड की, उस एप्लीकेशन में लगाया होगा, लगाया क्या गया होगा? वाइंडिंग्स, क्वाइल्स, जैसे नो, जितने भी एप्लीकेशन को नीड है क्वाइल मैग्नेटिक फील्ड की, उन सारे एप्लीकेशन में क्या लगाया गया होगा? क्वाइल्स। और वो क्वाइल्स बेसिकली जो करंट ड्रॉ करेंगे, बाई नेचर वाइज जो कैसा होने वाला है? लैगिंग करंट, यस या नो? वो सी बात है ना, वहां से करंट लैग करना स्टार्ट कर देगा, वहां से करंट लैग करना स्टार्ट कर देगा। तो बेसिकली हमारे सिस्टम का, हमारे अल्टरनेटर का जो पावर सिस्टम खराब कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? जितने भी इंडक्टिव लोड हैं, जितने भी ऐसे लोड हैं जिसमें क्वाइल्स लगी हैं। समझ पा रहे हो? मतलब तुम्हारा फैन रिस्पॉन्सिबल है पावर फैक्टर खराब करने के लिए, इंडक्शन मशीन रिस्पॉन्सिबल है पावर फैक्टर खराब करने के लिए। समझ में आ रही है मेरी बात? इतना जान लो, जितना ज्यादा स्टोरिंग एलिमेंट, जितना ज्यादा रिएक्टिव पावर आप ड्रॉ करोगे सोर्स से, तो उतना ज्यादा पावर फैक्टर खराब होने वाला है, उतना ज्यादा पावर फैक्टर बेसिकली खराब होने वाला है। ठीक, खैर, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि पावर फैक्टर का खराब होना ना होना इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका लोड का नेचर कैसा है। यस या नो? अगर मैं अगर अपने पूरे सिस्टम में इंडक्शन मोटर हटा दिया जाए, फैन हटा दिए जाए, सारे एप्लीकेशन इतने हटा दिए जाए जिसमें कॉइल्स यूज होती है, आपको क्या लगता है, क्या हमें पावर फैक्टर करेक्शन की नीड पड़ेगी? क्या हमें सिंक्रोनस कंडेंसर का यूज करना पड़ेगा? आंसर इज नो। यार, जब पावर फैक्टर ही नहीं खराब हो रहा तो फिर हम क्यों यूज करेंगे उसको? क्लियर है मेरी बात? तो मतलब पावर कैसा सप्लाई करेगा, इस बात पे डिपेंड करेगा कि नेचर का, लोड का नेचर कैसा है। ठीक, खैर, तो हम कहां पे थे? हाँ, तो प्योर रेजिस्टेंस में पी की वैल्यू, अगर पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? V इंटू आई, एंड क्यू की वैल्यू 0। यहां पे क्या हो जाएगा? और P की वैल्यू 0 एंड Q की वैल्यू VI। ठीक है? अगर देखो, अभी यहाँ पे प्लस माइनस भी होगा, बट अभी मैं उसको बता के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा। ठीक है? उस चीज को अपन देखेंगे कि एक में रिएक्टिव पावर ऑब्जॉर्व होता है, एक में डिलीवर होता है, सब कुछ देखेंगे, बट स्टेप वाइज, सडनली सब नहीं। P इज इक्वल टू अगेन 0, Q इज इक्वल टू VI। ठीक है? ओके। अब प्रैक्टिकली क्या इन तीनों में से कोई लोड पॉसिबल है? पहले तो मुझे बताओ, प्रैक्टिकली क्या इन तीनों में से कोई लोड पॉसिबल है? नहीं। तो प्रैक्टिकल क्या होगा फिर उसकी बात करते हैं ना, हाइपोथेटिकल की क्या बातें करना, जो प्रैक्टिकल केस पॉसिबल है उसकी बातें करते हैं। तो प्रैक्टिकल केस, मोस्ट प्रैक्टिकल केस इज आरएल सर्किट, मतलब उसमें रजिस्टर भी है और उसमें इंडक्टर भी है। ठीक है? जैसे, अब समझो जरा कि अगर प्योर, मान लो ये वोल्टेज है, मान लो ये वोल्टेज है और यहाँ पे करंट है, अगर प्योर रजिस्टर होता तो यहाँ पे आता, प्योर इंडक्टर होता तो यहाँ पे आता, मतलब वोल्टेज और रजिस्टर दोनों है, मतलब बीच में कहीं पे आएगा। जैसे ना, समझ पा रहे हो? अगर प्योर रजिस्टर होता तो वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते, प्योर इंडक्टर होता तो वोल्टेज और करंट, बेसिकली करंट 90 डिग्री लैग कर रहा होता। बट अगर दोनों के बीच में है तो नो डाउट आपका कहाँ पे आने वाला है? कहीं यहाँ पे। और जो आएगा बेसिकली, जो आपका करंट होएगा, वो बेसिकली कितना एंगल बनाएगा? फाइव। अब ए फाइव किस पे डिपेंड करेगा? एनीवन? ए फाइव किस पे डिपेंड करेगा, बता सकते हैं आप? फाइव किस पे डिपेंड करेगा, मतलब फाइव की वैल्यू ज्यादा होगी या फाइव की वैल्यू कम होगी, ये किस बात पे डिपेंड करेंगे? समझो यार चीजों को ना, फाइव की वैल्यू हाई होगी, फाइव की वैल्यू लो होगी, ये किस बात पे डिपेंड करेगा?
फ्लूइड की इंडक्टिव नेचर पे। मतलब सिंपल सी बात है, अगर आर की वैल्यू ज्यादा, सॉरी, फाइव की वैल्यू ज्यादा, हाँ, अगर फाइव की वैल्यू ज्यादा कब होगी? जब यल की वैल्यू ज्यादा है, आर की वैल्यू कम है। यस या नो? क्योंकि तब क्या करेगा, लैगिंग नेचर हो जाएगा। और फाइव की वैल्यू कम कब होगी? जब आर का वैल्यू ज्यादा होगा, एल की वैल्यू कम होगी। क्या मेरी बात सब लोग समझ पा रहे हो? क्लियर है? यार फाइव की वैल्यू देखो ना, अगर अगर आर जीरो हो जाता तो एल की वैल्यू नाइन, फाइव की वैल्यू 90 डिग्री हो जानी थी। एल की वैल्यू जीरो हो जानी थी तो फाइव की वैल्यू एकदम जीरो हो जानी थी। ठीक है? तो इसका मतलब जब भी आरएल सर्किट रहेगा तो क्या लेना ज्यादा सुटेबल रहेगा? एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज फाइव। एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज फाइव। अगेन आई विल लीड ए लैग। चलो फेज डिफरेंस तो फाइव है, बट करंट विल लैग ना, क्योंकि आरएल नेचर है, और वोल्टेज विल लीड। अब बताइए, पी जीरो होगा या क्यू जीरो होगा? पी जीरो होने वाला है या क्यू जीरो होने वाला है? तो ना तो पी जीरो होगा, ना तो क्यू जीरो होगा। ना तो पी जीरो होगा, ना तो क्यू जीरो होगा। व्हाट इज पी? पी इज इक्वल टू वी आई कॉस फाइव एंड क्यू इज इक्वल टू वी आई साइन फाइव। और ये जो फाइव है, इस बात पे डिपेंड करेगा कि रेजिस्टेंस डोमिनेट कर रहा है या रिएक्टेंस, इंडक्टेंस डोमिनेट कर रहा है। अच्छा ऐसे बताना, रेजिस्टेंस डोमिनेट करेगा तो फाइव की वैल्यू, एक बार फिर से देखूं जरा, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी तो फाइव की वैल्यू मोर या लेस? जल्दी, फाइव की वैल्यू मोर या लेस? फाइव की वैल्यू लेस। कॉस फाइव की वैल्यू, कॉस फाइव की वैल्यू मोर। देखो इन चीजों से ना खेलना सीख जाओ बेसिकली, वरना ना कंफ्यूज ही रहोगे पूरे, मतलब ऐसे ना, फिर एक बार अगर इस कंफ्यूजन को दूर नहीं किया ना, हमेशा कंफ्यूज में ही चलते रहोगे। तो आर की वैल्यू ज्यादा, फाइव की वैल्यू कम, नहीं समझ में आ रहा है? यहां देख लो, आर की वैल्यू ज्यादा, जैसे ये मान लो प्योर इंडक्टर, अब आर वैल्यू बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, देखो यहाँ पे आर की वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं, तो जैसे ही आर प्योर आर हो जाएगा वोल्टेज करंट फेज में, और फाइव की वैल्यू जीरो। एज सिंपल एज दैट। ठीक है? आगे आ जाइए। तो cos फाइव की वैल्यू बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है एक्टिव पावर विल इंक्रीज। ठीक है? और साइन फाइव की वैल्यू घटेगी तो इसका मतलब रिएक्टिव पावर विल डिक्रीज, अगर आप आर की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो। ठीक है? इन द सेम मैनर हो सकता है हमारे पास आर, देखो आरसी नॉर्मली तो पॉसिबल नहीं होता, बट हाँ ठीक है, आर एल सी ले सकते हैं अपन, आर एल सी ले सकते हैं। तो अगेन यही वाला सीन बनेगा, क्योंकि उसमें भी इंडक्टर डोमिनेट करेगा, और लगभग आपका यही वाला केस बनेगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। क्योंकि बेसिकली हो क्या जाता है, z इक्वल टू आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्स। ठीक है? और यहां पे क्या हो जाता है, z इक्वल टू आर प्लस जे एक्स एल। और याद रखिए, जब तक एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, तब तक इसका हर सब कुछ, सारा कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी नेचर जैसा होता है। और सिंपल सी बात है यार, नेचर कैसा है, इंडक्टिव है। नो डाउट कैपेसिटेंस कुछ उसे कैपेसिटिव बनाने की कोशिश करेगा, बट मैंने बोल दिया साफ साफ कि यहाँ पे एक्सल इज डोमिनेटिंग इन नेचर। तो सब कुछ किसके हिसाब से चलेगा? इंडक्टर के हिसाब से। ठीक है? तो ये बेसिकली आपका क्या था, सिंगल फेज का पावर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर। तो इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? बताइए, क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? ये सिंगल फेज पे बात हो रही थी, ये सिंगल फेज की बात हो रही थी अभी। अभी मैं आगे बढ़ने वाला हूं थ्री फेज पे। पहले यहां तक किसी को कोई दिक्कत है?
सर हमारी अप्रोच तो 5 को मिनिमम करने की ही रहती है। हाँ, 5 को मिनिमम करने की ही रहती है, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करने की। जैसे आप ये समझो कि जैसे मान लो आप चाहते हो आइडियली वोल्टेज और करंट सेम फेज में रहे, बट एक्चुअली ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं सिस्टम में रिएक्टिव पावर की नीड है ही। मतलब हमें इंडक्टिव एक तरीके से इंडक्टर से करंट पास कराना ही पड़ेगा, और वो जो इंडक्टर है वो बेसिकली वी और आई को क्या करेगा, लैग कराने की कोशिश करेगा। समझ रहे हो? फिर इस मतलब करंट वो क्या करेगा, जो इंडक्टर है जो कॉइल है वो क्या करेगा, फाई को बढ़ाने की कोशिश करेगा। इंडक्टर फाई को बढ़ाने की कोशिश करेगा। अब अब आप क्या करोगे, आप रजिस्टर देखो, अब ट्रांसमिशन लाइन की रजिस्टर तो बढ़ा सकते नहीं, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है कि आप एक ऐसा लोड लो जो कि करंट को लीड कराता हो, तो मतलब वो कैपेसिटर होता है। तो ये बेसिकली कोशिश ये रहती है कि जितना फाई वन है उतना ही फाई टू हो, और एक दूसरे को कैंसिल आउट करें, आपस में ही लड़ जाएं, और बाद में जो हमारा रिजल्टेंट करंट हो वो यहाँ पे आ जाए। इसीलिए हम कैपेसिटर लगाते हैं। ठीक है? तो मतलब कहीं ना कहीं हमारी अप्रोच फाई को कम करने की ही है, विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर, ताकि ये जितना इधर लॉस हुआ है उतना हमें यहाँ पे थोड़ा सा फायदा हो जाए, मुनाफा हो जाए। ठीक है? क्योंकि देखो, ये जैसे होता है ना कि अनवांटेड, जैसे होता है कि घर में जैसे होता है कि क्या बोलते हैं कि घर में कोई नॉर्मल जैसे होता है गुंडे टाइप लोग आ जाए, तो वो दो पॉसिबिलिटी है, या तो आप खुद लड़ो, या तो आपने खुद ऐसे आपके खुद ऐसे लोगों से नोन है, कांटेक्ट हैं, जो उनको संभाल सकते हैं। तो अगर ऐसे कांटेक्ट हैं आपके पास कि जो उनको संभाल सकते हैं, तो obvious सी बात है आप किसी चीज में क्यों फंसेंगे। तो आप तो यही चाहेंगे ना कि वैसे ही काम हो जाए, मतलब सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे काइंड ऑफ हल होगा। तो रजिस्टर भी ना बढ़ाना पड़े, और हमारा क्या हो जाए, पावर फैक्टर भी इंप्रूवमेंट हो जाए। ठीक है? जान पहचान को कांटेक्ट ही बोलते हैं। डन। तो इसलिए कैपेसिटर को लगाते हैं, मतलब एक ऐसा एलिमेंट जो हमारे पावर फैक्टर को खराब कर रहा था, तो हमने एक ऐसा एलिमेंट लगा दिया जो कि उसको हैंडल कर लेगा, हमारा काम चलता रहेगा। खुल जा भाई। ओके, तो एक बार पहले हम देख लेते हैं कि इसके प्रॉब्लम क्या क्या है ना। तो प्रॉब्लम इज व्हाट, तो डिसएडवांटेज ऑफ लो पावर फैक्टर, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें क्या क्या झेलने को मिल सकता है, क्या क्या देखने को मिल सकता है, पहले वो समझ लें, ताकि हम उसी हिसाब से, जब से हमें प्रॉब्लम ही नहीं पता रहेगी कि नहीं ये करने से लॉस है, तो ऑब्वियस बात है, हम क्यों अपने आप को सुधारेंगे। ठीक है? जैसे अभी आप आलस करते हो, 1 साल आलस करोगे, मतलब 1 महीने आलस करोगे, 2 महीने आलस करोगे, पेपर आ जाएगा, सिलेक्शन नहीं होगा, तो पता चलेगा, रियलाइज होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, फिर आप अपने आप को सुधारने की कोशिश करोगे, देखोगे कहाँ गलतियां हो रही थी, क्या लापरवाही करी हमने। ठीक है? तो हाँ, उसके बाद भी आलस करोगे तो फिर वही है, वही रिजल्ट सेम रहेगा। लगे रहो मुन्ना भाई। अह, तो डिसएडवांटेज ऑफ लो पावर फैक्टर, कोई बात नहीं, सो आराम से, सो ही जाओ, क्लास भी क्यों लगाना, सो जाओ जाके, फालतू अपनी इतनी प्यारी नींद खराब कर रहे। उनको थोड़ी न आना है आपको घर से उठाने, उनको थोड़ी न चाहिए कि नहीं मुनीश राजपूत ही आके नौकरी करें। बहुत लोग हैं जिनको सोना नहीं पसंद है। डिसएडवांटेज ऑफ लो पावर फैक्टर,
पढ़ाई के ना मतलब अच्छी चीजों के लिए, जैसे ना कोई खराब चीज हो कि मतलब कहीं पे ऐसे कहीं जाना हो मूवी देखने, उसके लिए कोई नहीं सोचेगा। पढ़ने के लिए सब सोचेंगे। कॉन्टेक्ट। डरा रहे हो क्या? ओके। तो डिसएडवांटेज ऑफ लो पावर फैक्टर। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या डिसएडवांटेज है। अब सबसे पहली बात, जैसे P इक्वल टू क्या होता है? भी, अच्छा उठा, P इक्वल टू VI cos फाइव। ठीक है। अब यहां से अगर मैं पावर को एक्टिव पावर, सेम एक्टिव पावर ट्रांसफर करना है, जितना करना है दैट इज रिमेन कांस्टेंट। व्हाट इज आई? आई इज P अपॉन V cos ऑफ फाइव। तो अगर cos फाइव की वैल्यू कम है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट? हाई। तो कहोगे सर ये तो अच्छी बात हो गई, इस और क्या चाहिए, हमें यही तो चाहिए था कि बस करंट बढ़ जाए, पावर फैक्टर खराब कर देते हैं। कोई डिसएडवांटेज बताएगा इसका? देखो, पावर फैक्टर की वैल्यू कम थी, कम हुई, तो बेसिकली उसकी वैल्यू, उसकी वजह से करंट ज्यादा हो गया। करंट ज्यादा हो गया तो एक बात बताओ, कल हम, कल से मतलब कल जो हमने पढ़ा था उसमें बेसिकली हमने क्या कंक्लूड किया था कि अगर पावर ट्रांसफर करना है किसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए? वोल्टेज की या करंट की? वोल्टेज की। ठीक है। किसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए? वोल्टेज की। तो अगर एक करंट की वैल्यू ज्यादा हो रही और करंट की वैल्यू कम होनी चाहिए, और अगर पावर फैक्टर कम होने से करंट की वैल्यू ज्यादा हो रही है, तो कहीं ना कहीं सारे के सारे लॉस बढ़ जाएंगे। लाइक आई स्क्वायर आर बढ़ जाएगा, जैसे नो, आई स्क्वायर आर लॉस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दूसरा, और आई इंटू एक्सएल, ये वोल्टेज का ड्रॉप भी बढ़ जाएगा, जैसे नो, आई स्क्वायर आर भी बढ़ रहा, वोल्टेज का ड्रॉप भी बढ़ रहा। और अगर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर इज दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, जैसे नो, क्रॉस मतलब जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया। एग्री करते हो? तो इसका मतलब अगर आपने करंट बढ़ा दिया तो कहीं ना कहीं आपको एरिया बढ़ाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको एरिया बढ़ाना पड़ेगा। और अगर आपने एरिया बढ़ा दिया, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया इनटू लेंथ, चलो लेंथ कांस्टेंट रखा, तो कहीं ना कहीं आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा? वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। यस या नो? देख पा रहे हो कितनी प्रॉब्लम होने वाली है जस्ट बिकॉज ऑफ की पावर फैक्टर लो हो गया। यस या नो? ऑब्वियस सी बात है, इतनी लॉसेज हो रही तो एफिशिएंसी क्या होगी? घटेगी। डन। पहला पॉइंट क्लियर है सबको? डिसएडवांटेज ऑफ लो पावर फैक्टर का पहला पॉइंट क्लियर है। पावर फैक्टर कम होने से करंट की वैल्यू बढ़ रही है, और करंट की वैल्यू बढ़ने से इतनी सारी प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो रही हैं। ठीक है। तो ऑब्वियस बात है, ट्रांसमिशन, ये सारे क्या हैं? दीज आर व्हाट? ट्रांसमिशन लाइन लॉसेज। दीज आर व्हाट? ट्रांसमिशन लाइन लॉसेज। तो कहने का मतलब यहां पे देखा जाए तो ट्रांसमिशन लाइन लॉसेज विल व्हाट? इंक्रीज। ठीक है। सिर्फ इसी वजह से, किस वजह से? अगर आपकी पावर फैक्टर कम हो रहा है तो। ठीक है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट समझते हैं। दूसरा पॉइंट समझते हैं। तो अब जैसे अगर मैं आपसे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, तो कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू व्हाट? बताइए जरा।
वन, ठीक है, वन। अब अगर आपकी कॉस फाइव की वैल्यू क्या हो रही है, क्या हो रही है, घट रही है। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कॉस फाइव की वैल्यू घट रही है, तो ना चाहते हुए भी किसको बढ़ना पड़ेगा, साइन फाइव को, क्योंकि सम तो कांस्टेंट रखना है। ऐसे नो, बोलो यार, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो कॉस फाइव जैसे होता है ना कि अपरेंट पावर एस इक्वल टू पी प्लस जे क्यू, तो यार चलो ठीक है, पावर फैक्टर कम होएगा तो पी की वैल्यू कम होएगी, बट वो तो जो जनरेशन है दैट इज फिक्स, तो कहीं ना कहीं रिएक्टिव पावर बढ़ रहा है। दूसरे लैंग्वेज में समझना चाहते हो तो यहां समझो, कॉस फाइव की वैल्यू कम हो रही क्योंकि पावर फैक्टर कम हो रहा है, तो साइन स्क्वायर फाइव की वैल्यू बढ़ रही है, तो क्यू इक्वल टू होता क्या है, वी आई साइन फाइव। अभी हमने देखा था क्यू इक्वल टू वॉट, वी आई साइन फाइव। अगर साइन फाइव की वैल्यू बढ़ रही है, व्हाट अबाउट रिएक्टिव पावर, इट विल इंक्रीज ना, यस नो, इट विल इंक्रीज। इसका मतलब अगर पावर फैक्टर लो होगा, लो पावर फैक्टर डिमांड विल डिमांड हाई रिएक्टिव पावर, यस या नो, बोलो यार, हाई रिएक्टिव पावर। क्या ये दूसरा पॉइंट सबको क्लियर है? अगर पावर फैक्टर लो होगा तो आपका जो रिएक्टिव पावर की डिमांड है दैट विल इंक्रीज, ठीक है। अब कहो, अब इस देखो, अब इस हाई रिएक्टिव पावर को बढ़ाने के लिए, अब यार, अब जैसे ये देखो यस इक्वल टू पी प्लस जे क्यू, तो चलो ठीक है, कुछ हद तक, कुछ हद तक ये क्या करेगा, मतलब एडजस्ट करेगा। बट अगर जरूरत से ज्यादा चाहिए तो कहीं ना कहीं आपको यस इक्वल टू क्या होता है, पी प्लस जे क्यू, तो अगर ये वैल्यू ज्यादा होने लगी तो कहीं ना कहीं अब आपको इसकी भी बढ़ाने की नीड पड़ जाएगी, यस या नो, बोलो यार। एक लिमिट तक चलो एडजस्ट करेगा, अगर उससे भी ज्यादा की रिक्वायरमेंट हुई रिएक्टिव पावर की तो किसको बढ़ाना पड़ेगा, यस को ना। व्हाट इज यस, यस इज अ रेटिंग ऑफ अल्टरनेटर, समझ रहे हो, अल्टरनेटर। मतलब पावर प्लांट की कैपेसिटी क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी। क्लियर हो रही मेरी बात? पावर प्लांट की कैपेसिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी, क्यों? अगर जैसे आप ये देखो, दूसरे तरीके से समझो, चलो आप कहोगे सर अभी तो आपने इसको कांस्टेंट किया था, चलो मैं मानता हूं एस इक्वल टू कांस्टेंट। एक बात बताओ, यस फिक्स है, पी प्लस जे क्यू, ठीक है। अभी पावर फैक्टर सपोज 0.9, तो उस समय जो एक्टिव पावर था दैट इज 100 किलोवाट। चलो रिएक्टिव पावर की वैल्यू वट एवर जो भी रही हो, डजंट मैटर, डजंट मैटर। एक दूसरा केस लेते हैं, S1 S2। अभी पावर फैक्टर हमारा हो चुका है 0.5, पावर फैक्टर हो चुका है 0.5, तो इसका मतलब P क्या हो रहा है, बताइए जरा, P क्या हो रहा है, डिक्रीज होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इस सिचुएशन में P इक्वल टू वी आई कॉस फाइव था, कॉस फाइव की वैल्यू 0.9 थी। इस सिचुएशन में P इक्वल टू वी आई कॉस फाइव है, और कॉस फाइव की वैल्यू कितनी है, 0.5। तो अब बताइए P डिक्रीज होगा कि नहीं होगा? P डिक्रीज हुआ, तो चलो P डिक्रीज हुआ, हमने बोला था कि रिएक्टिव पावर फिक्स है, तो कहीं ना कहीं ए रिएक्टिव पावर की डिमांड बढ़ी, यस या नो, समझिए बात को मेरी। मतलब रिएक्टिव पावर घटा, कहीं ना कहीं एक्चुअली वो पावर कहां जा रहा था, मतलब सॉरी एक्टिव पावर घटा, कहीं ना कहीं वो पावर कहां जा रहा है, रिएक्टिव पावर में। मैंने ए लाइन, लो पावर फैक्टर विल डिमांड हाई रिएक्टिव पावर। अभी मैंने यस के बारे में कोई कमेंट नहीं किया है, याद रखना। पावर फैक्टर ज्यादा, सॉरी पावर फैक्टर कम, पावर फैक्टर कम,
एक्टिव पावर कम, रिएक्टिव पावर ज्यादा जब पावर फैक्टर है। तो इस सिचुएशन में जो पावर है वो लगभग 60 किलोवाट है, वो लगभग 60 किलोवाट है। जैसे ना, मेरी बात समझ पा रहे हो यार? मैं बोल रहा हूं पावर फैक्टर 0.9 था तो एक्टिव पावर डिलीवर कर रहा था 100 किलोवाट। अभी एक्टिव पावर फैक्टर 0.5 है तो नो डाउट ऑब्वियस सी बात है कम करेगा। तो ए पावर कितना हो गया? 60 किलोवाट। क्या यहां तक सबको बात क्लियर है? ठीक है, पावर फैक्टर कम हो गया तो बेसिकली पावर, एक्टिव पावर घट चुका है, रिएक्टिव पावर बढ़ चुका है। अब ये जो कंज्यूमर था जिसको 100 किलोवाट से चाहिए थी, अब बताइए उसको आपके इस बात से फर्क पड़ता है क्या? क्या आपके साथ वो कोई सिंपथी रखने वाला है? भाई तेरा पावर फैक्टर खराब तुम्हारा पावर फैक्टर खराब चल रहा है, एक काम करो तुम 60 किलोवाट दो। ऐसा कोई तो सीन तो है नहीं। जैसे नो, उसको तो कितने से मतलब है? जो कंज्यूमर है उसको तो कितना चाहिए? बोलो यार, उसको कितना चाहिए? 100 किलोवाट ही चाहिए ना यार, रिश्तेदार तो है नहीं। ठीक है, तो अगर P इक्वल टू 100 किलोवाट ही चाहिए तो अब बताइए आपके पास क्या ऑप्शन है? अब बताइए आपके पास क्या ऑप्शन है? मतलब ए घटा हुआ था, ए बढ़ा हुआ था। अब आप क्या करोगे? पावर फैक्टर आप इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते, वो वाला ऑप्शन नहीं है आपके पास। पावर फैक्टर तो 0.5 ही है, वो खराब हो चुका है। अब आप क्या करोगे कि पावर 100 किलोवाट ही मिले उसको? वेरी गुड, यस को इंक्रीज करेंगे ना यार। अभी भी नहीं समझे सब लोग? यार कंज्यूमर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आपका पावर फैक्टर कितना है। कंज्यूमर को इस बात से फर्क पड़ता है कि उसको एक्टिव पावर जो मिल रहा है वो उसके काम कर रहा है या नहीं कर रहा। मेरी बात समझ रहे हो नहीं मेरी बात? तो इसका मतलब पावर फैक्टर अगर खराब हुआ तो ये आपकी प्रॉब्लम है ना कि कंज्यूमर की प्रॉब्लम है। तो अगर कम पावर फैक्टर पे आप पावर डिलीवर कर रहे हो तो बेसिकली क्या होगा? एक्टिव पावर कम पहुंचेगा, और उस एक्टिव पावर को कंपनसेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यस की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यस की वैल्यू बढ़ाना मतलब पावर प्लांट की रेटिंग बढ़ाना, यस या नो? हाँ, रेटिंग ऑफ अल्टरनेटर, वेरी गुड। रेटिंग ऑफ अल्टरनेटर इंक्रीज, या फिर सिंपल लैंग्वेज में देखें तो प्लांट कैपेसिटी यू हैव टू इंक्रीज, प्लांट कैपेसिटी यू हैव टू इंक्रीज, यस नो? रेटिंग ऑफ अल्टरनेटर इंक्रीज करना पड़ेगा या फिर प्लांट कैपेसिटी इंक्रीज करना पड़ेगा। और ये सारी प्रॉब्लम की जड़ है कौन? भाई साहब, प्लांट कैपेसिटी बढ़ाने की नौबत आ गई। कौन है इसके पीछे जिम्मेदार? पावर फैक्टर, लो पावर फैक्टर। कौन है? लो पावर फैक्टर, यस नो? हमारा टॉपिक क्या है? डिसएडवांटेज ऑफ लो पावर फैक्टर ना। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? ठीक है, तो रेटिंग ऑफ जनरेटर या प्लांट कैपेसिटी बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है यार, कॉस्टिंग फिर अपने मैक्सिमम पीक पे होगी फिर। यार अब उसकी नौबत आ चुकी है तो कॉस्टिंग क्या होएगा? इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि यार पूरी प्लांट कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हो, क्योंकि एमबीए बढ़ाना है तो कॉस्टिंग ऑब्वियस बात इंक्रीज करेगा। तो अगर आप इन सारे प्रॉब्लम से छुटकारा चाहते हो तो बेसिकली आप क्या कर लो? पावर फैक्टर ही इंप्रूव कर लो, इन सारी परेशानियों से आप बच जाओगे, जैसे नो? अगर आप पावर फैक्टर ही इंप्रूव कर लो तो इन सारे प्रॉब्लम से आप बच जाओगे। क्या है मेरी बात क्लियर है सबको? ठीक है, अब क्वेश्चन ये होता है कि सर चलो ठीक है, प्रॉब्लम बता दिया, सॉल्यूशन भी बता दो। तो वो भी देख लेते हैं यार कि कैसे इंप्रूव करें, हाउ टू इंप्रूव पावर फैक्टर। तो देखो,
अभी मैं सिंपली मेथड बता रहा हूँ, फिर लास्ट मतलब एक फिर से डिस्कस करेंगे। जब हम वोल्टेज कंपनसेशन डिस्कस करेंगे तो वहां पे फिर से आएगी सारी चीजें, तो वहां पे अलग से न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, वहां पे ट्रिक्स भी देखेंगे कि मतलब अगर आपको पावर फैक्टर 0.8 से 0.9 तक पहुंचाना है तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर दैट यू हैव टू इंक्लूड इन द, या फिर ऐसे समझो कि जो आपको कैपेसिटर, मान लो अगर शंट ब्रांच कंपनसेशन लगा रहे हैं तो उसमें उस कैपेसिटर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ठीक है, विद इन सेकेंड आप निकाल सकते हो। खैर आगे देखते हैं। तो अभी मैं क्या बता रहा हूं आपको, सिंपली मैथड्स, मैथड्स टू इंप्रूव पावर फैक्टर, मैथड्स टू इंप्रूव पावर फैक्टर। तो मैथड्स टू इंप्रूव पावर फैक्टर, तो जो सेंडिंग एंड है वहां पे विद द हेल्प ऑफ एक्साइटेशन कर सकते हो। प्रोफेसर एक्साइटेशन कैसे? तो अगर आपको याद हो तो जब हमने भी कर और इन्वर्टेड भी कर पढ़ा था, तो ये जो इन्वर्टेड भी कर था किसका किसका था, बोलो, किसका किसका ग्राफ है? इन्वर्टेड भी कर्व किसका किसका ग्राफ है अल्टरनेटर में? ओके, तो पावर फैक्टर और आई एफ, तो यहां पे जब ओवर एक्साइटेशन था तो पावर फैक्टर वाज लैगिंग, और जब अंडर एक्साइटेशन था तो पावर फैक्टर इज लीडिंग। इससे आपको क्या पता चल रहा है कि जैसे आपने एक्साइटेशन बढ़ाया तो अभी पावर फैक्टर कहां से कहां तक मूव करने लग रहा है, किस लीडिंग से किस जोन में जा रहा है, लीडिंग से किस जोन में जा रहा है, लैगिंग में ना, या फिर एक्साइटेशन घटा दिया तो लैगिंग से किस जोन में जा रहा है, लीडिंग में। हो रही बात क्लियर? पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट विद द हेल्प ऑफ एक्साइटेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कैसे कर रहे हैं बेसिकली हम, क्योंकि हमने अल्टरनेटर में ये चीज पढ़ी हुई है कि अल्टरनेटर में हम जो पावर फैक्टर देखते थे भी कर, इन्वर्टेड भी कर, पावर फैक्टर और एक्साइटेशन का देखा था। ये आया कैसे था सारा हमने विजुलाइज करा था, ठीक है, कैसे कैसे बना था सब कुछ। नहीं याद है तो जाके दोबारा रिकॉर्डेड लेक्चर में वहां पे पढ़ा होगा, ठीक है, वहां पे जाके देख लेना। और मैंने बोला भी था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुभम, आप जो लेक्चर छूटे थे आपको मैंने अपलोड किए थे वो आपने देखे थे या उसके आगे का अपलोड करना था? मैंने अपडेट किए थे, 4-5 लेक्चर और अपडेट कर दिए थे। अभी शायद 2 या 4 लेक्चर अभी बचे हुए हैं उसमें सिंक्रोनस मशीन में, वो मैं ऐप पर अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो आप देख लेना जो भी आपका लेक्चर छूटा होगा, बता देना एक बार। ओके, तो सेंडिंग एंड, सेंडिंग एंड यहाँ पे एक्साइटेशन। अब रिसीविंग एंड पे बात करते हैं, रिसीविंग एंड पे बात करते हैं। तो रिसीविंग एंड मेथड में सबसे पहला मेथड है शंट कैपेसिटर, शंट कैपेसिटर, ठीक है। कैसे यूज करते हैं? शंट रिएक्टर, शंट रिएक्टर कब यूज करते हैं? जैसे देखो यार, जब पावर फैक्टर इंडक्टर खराब कर रहा है तो क्या यूज करेंगे? कैपेसिटर। इन केस पावर फैक्टर अगर कैपेसिटर भी तो खराब कर सकता है, यस नो? यार पावर फैक्टर कैपेसिटर भी तो खराब कर सकता है, नहीं समझ रहे? मैं बोल रहा हूँ भी है, मैं बोल रहा हूँ आई है यहाँ पे। अभी आप प्योर कैपेसिटर लोड लगा दो, वो बेसिकली यहाँ पे आ गया। तो यार हमें प्रॉब्लम किससे थी, लीडिंग या लैगिंग नेचर से या फिर फाई के बढ़ने से? हमें प्रॉब्लम किससे थी, लीडिंग या लैगिंग नेचर से या फाई के इंक्रीज होने से? फाई के इंक्रीज होने से, समझ रहे हो? और उसके लिए दो चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं, या तो कैपेसिटर इंक्रीज करेगा या तो इंडक्टर इंक्रीज करेगा, या तो कैपेसिटर इंक्रीज करेगा या तो इंडक्टर इंक्रीज करेगा। क्लियर है मेरी बात? तो ऐसा नहीं कि इंडक्टर पे ही सारा इल्जाम मत लगा दो, कैपेसिटर भी करता है, वो बात अलग है कि हमारा जो मैक्सिमम लोड है 2000 नेचर वाइज इंडक्टिव, इसलिए थोड़ा कैपेसिटर को उतना ब्लेम नहीं करते हम लोग ना, बट कर सकता है। शंट कैपेसिटर, शंट रिएक्टर, एंड देन सीरीज कैपेसिटर, सीरीज
कैपेसिटर। ठीक है। और और कैसे पावर फैक्टर इंप्रूव करते हैं? सिंक्रोनस कंडेंसर। ठीक है, सिंक्रोनस कंडेंसर। ठीक है। हाँ, सिंक्रोनस कंडेंसर, जो कि बेसिकली डिजाइन किया जाता है एट नो लोड एंड ओवर एक्साइटेशन पे। सिर्फ नो लोड बोलना इज नॉट सफिशिएंट। ओवर एक्साइटेशन पे जो सिंक्रोनस मोटर होता है, वो बेसिकली कैसा बिहेव करता है? जस्ट लाइक अ कैपेसिटर। ठीक है। सिंक्रोनस मोटर नो लोड पे, और यहाँ पे जब आप उसे ओवर एक्साइटेशन करते हो, देयर इज टू काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज कि आप उसे ओवर एक्साइटेशन रखते हो या अंडर एक्साइटेशन रखते हो। तो अगर आप उसे ओवर एक्साइटेशन रखोगे तो इट विल वर्क एज अ सिंक्रोनस, मतलब ये आपका रिएक्टिव पावर, मतलब कैपेसिटी, लैगिंग रिएक्टिव पावर को इंप्रूव करेगा। और अगर आपने सिंक्रोनस मोटर को अंडर एक्साइटेशन पे कर दिया, ये सारी चीजें हमने मशीन में डिस्कस करी हुई हैं। ओवर एक्साइटेशन में सिंक्रोनस मोटर कैसा बिहेव करेगा, कैसा रिएक्टिव पावर डिलीवर करेगा, कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर। और जब उसे आप अंडर एक्साइटेशन पे चलाओगे तो बेसिकली वो कैसा पावर डिलीवर करेगा? दैट विल डिलीवर लैगिंग रिएक्टिव पावर। लैगिंग रिएक्टिव पावर। तो सिंक्रोनस कंडेंसर से ज्यादा अच्छा है, बेसिकली आप इसे पता है क्या बोलो? सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर। सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर। अब सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर में बेसिकली क्या है? सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर इज अ बेसिकली सिंक्रोनस मोटर। और उस सिंक्रोनस मोटर को अगर आप नो लोड एंड ओवर एक्साइटेशन पे चलाओगे तो इट विल इंप्रूव लैगिंग रिएक्टिव पावर, मतलब वो बेसिकली पावर फैक्टर, मतलब लैगिंग लोड होगा उसके पावर फैक्टर को इंप्रूव करेगा। और अगर आप उसी सिंक्रोनस मोटर को, जिसको हम बोल रहे हैं सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर, अगर आप उसे अंडर एक्साइटेशन मोड में चलाओगे तो वो बेसिकली कौन से पावर फैक्टर को इंप्रूव करेगा? कैपेसिटिव को। मतलब जो अगर कैपेसिटर, देखो इंडक्टर खराब कर रहा है, समझो मेरी बात, दिस इज वोल्टेज एंड दिस इज करंट। अभी आप बताओ, जो लोड है ये पावर फैक्टर खराब करने के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? कैपेसिटर या इंडक्टर? अभी ये लोड का नेचर है। हु इज द रिस्पॉन्सिबल? इंडक्टर या कैपेसिटर? कौन है? वेरी गुड, कौन है? इंडक्टर। अब इसके लिए कंपनसेशन का नेचर कैसा होना चाहिए? कैपेसिटर, कैपेसिटिव या इंडक्टिव? ऑब्वियस सी बात है, कैपेसिटिव। कैपेसिटिव। अब इस ये जो कैपेसिटिव नेचर का सिंक्रोनस मोटर है, वो आपको कब मिलने वाला है? जब आप सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर को कहां पे यूज करेंगे? ओवर एक्साइटेशन पे या अंडर एक्साइटेशन पे? कब मिलने वाला है सिंक्रोनस मोटर को? ओवर एक्साइटेशन पे। क्या ये मेरी बात सबको क्लियर हो रही है? और अगर अगर आपका लोड वोल्टेज है, मतलब सिंपली वोल्टेज और करंट है, और आपका जो नेचर है कैपेसिटिव है, और पावर फैक्टर तो अभी खराब हो रहा है, तो इसको इंप्रूव करने के लिए जो आप मोटर लगाओगे सिंक्रोनस मोटर, ओवर एक्साइटेशन पे लगाओगे, अंडर एक्साइटेशन पे लगाओगे? किस पे लगाओगे? अंडर एक्साइटेशन। क्या सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो इसी को बोलते हैं ओवर एक्साइटेशन सिंक्रोनस मोटर को बोलते हैं सिंक्रोनस कंडेंसर। क्लियर है? ओवर एक्साइटेशन सिंक्रोनस मोटर को बोलते हैं सिंक्रोनस कंडेंसर। ठीक है। अदरवाइज कलेक्टिवली अगर बोलना है तो देखो फेज मॉडिफायर ना, फेज मॉडिफायर मतलब ये इंप्रूव भी कर सकता है, मतलब लीडिंग भी दे सकता है, लैगिंग भी दे सकता है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई डाउट है तो बता सकता है, अपने विचार व्यक्त कर सकता है किसी को कोई समस्या? आगे बढ़े।
ठीक है, तो बेसिकली इतने मेथड्स, इतने काफी हैं। ठीक है, तो दीज आर द मेथड्स टू इंप्रूव पावर फैक्टर। इस पे एक बार फिर से आएंगे जब हम हमारा स्टार्ट होगा मेन। अभी तो बेसिकली इंट्रोडक्शन चल रहा, मैं बस इसलिए ये सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ कि आपका पावर सिस्टम में मन लग जाए बेसिकली ना। उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको वहां से कुछ ऐसे टर्म ना मिले जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें। सबसे पहला जो लोड हो सकता है दैट इज स्टार लोड, दैट इज स्टार लोड। अब ये जो स्टार लोड है, अच्छा पहली बात तो बैलेंस्ड, हम जो भी अभी यहाँ पे कर रहे हैं सब कुछ बैलेंस। अपन बात करेंगे अनबैलेंसिंग की, बट वो फॉल्ट एनालिसिस में। अभी जो भी चीजें चलेंगी बैलेंसिंग में चलेंगी ना, ठीक है, याद रखना। तो स्टार लोड इन बैलेंस, अंडर बैलेंस कंडीशन, देखते हैं। RYB, ओके। तो ये मैंने RL क्यों लिया है, ताकि मैं यहाँ पे आपको दिखा सकूं बेसिकली दिस इज व्हाट Z, ठीक है, दिस इज व्हाट Z एंगल फाइव, ठीक है, दिस इज Z। अच्छा, इसमें से जो करंट होता है उसको क्या बोलते हैं, फेज करंट या लाइन करंट? इसमें से जो करंट जाएगा इसको क्या बोलेंगे, फेज या लाइन? फेज, फेज, फेज। अब यहां पे देखिए, यहां से जो आपका करंट जा रहा है वो कौन सा करंट है, आई लाइन, ठीक है। यहां से जो करंट जा रहा है दैट इज आई लाइन, और यहां से जो करंट जा रहा है दैट इज आई लाइन। मतलब इन वायर से जो भी करंट जा रहा है दैट इज लाइन करंट, ठीक। और और ये जो वोल्टेज है दिस इज व्हाट लाइन वोल्टेज ना, दिस इज व्हाट लाइन वोल्टेज, ठीक है। ये जो वोल्टेज है दिस इज लाइन वोल्टेज। यहां से डायरेक्ट दिस इज अगेन लाइन वोल्टेज, ठीक है। और यहां का जो वोल्टेज है दैट इज व्हाट फेज वोल्टेज, दैट इज फेज वोल्टेज, सारा। फेज वोल्टेज, ठीक है। यहां पे हम लेते हैं क्या क्या, सपोज दिस इज स्टार कनेक्शन एंड दिस इज डेल्टा कनेक्शन, ठीक है। डेल्टा कनेक्शन मैं उसमें आपको दिखा देता हूं। अब सिंपल, ये आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा कनेक्शन। इसमें जैसे जो जो सारे टर्म्स यहाँ पे बनाए थे जेड की वैल्यू आप यहाँ पे बना लोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपके सामने रिलेशन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टार कनेक्शन में आई एल इज इक्वल टू आई फेज, दिखा सबको, देखो यहाँ पे जो हमारा लाइन करंट था वही हमारा फेज करंट था ना। जो हमारा लाइन करंट था वही हमारा फेज करंट है। और इसी तरीके से अगर मैं डेल्टा पे बात करूं
तो जो हमारा फेज वोल्टेज होएगा वही लाइन वोल्टेज होएगा। ठीक। ओके। अभी आपने रिलेशन देखा था कि VL इक्वल टू क्या आया था जो हमने प्रूव किया, √3 V फेज, यस नो। VL इक्वल टू व्हाट, √3 V फेज। इसी तरीके से जब यहां पे मैं प्रूव करूंगा तो IL इक्वल टू √3, IL इक्वल टू √3 I फेज। ठीक है, चलो ये तो नॉर्मल हो गया। आगे देखते हैं। अगर मान लीजिए हमें यहां पे बात करना हो किससे, किसके बारे में, पावर के बारे में। किसके बारे में, पावर के बारे में। तो एक्टिव पावर फॉर 3 फेज क्या हो जाएगा, 3 इंटू V फेज इंटू I फेज इंटू कॉस ऑफ 5। अच्छा बताइए, ये जो पावर है एक्टिव पावर का, मतलब ये फॉर्मूला है, दिस इज फॉर विच कनेक्शन, स्टार कनेक्शन डेल्टा कनेक्शन। 3 इंटू V फेज इंटू I फेज इंटू कॉस 5, दिस इज फॉर विच कनेक्शन, स्टार और डेल्टा, बोथ। ठीक है, दिस इज फॉर बोथ कनेक्शन एंड रिएक्टिव पावर इज 3 इंटू V फेज I फेज sin 5, this is for what, again star as well as डेल्टा। और ये जो दोनों आपके फॉर्मूले हैं ये किसके टर्म्स में है, लाइन के टर्म्स में या फेज के टर्म्स में, बताइए। ये जो दोनों फॉर्मूले हैं किसके टर्म्स में, लाइन के या फेज के। तो इन द टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ फेज, जैसे नो, इन टर्म्स ऑफ फेज। अब मान लीजिए एग्जाम में आपसे लाइन के टर्म्स में आ गया, लाइन के टर्म्स में आ गया, तब क्या करेंगे। तो देखिए, पहले मैं स्टार की बात करता हूं, P ऑफ स्टार। अब बताइए 3 इंटू वी फेज और वी फेज एंड लाइन में क्या डिफरेंस था स्टार कनेक्शन के लिए, याद करो। स्टार कनेक्शन के लिए क्या था, VL इक्वल टू √3 V फेज या फिर V फेज इक्वल टू VL बाई √3। ठीक है, तो जहां पे V फेज है वहां पे अपन क्या लिख सकते हैं, VL डिवाइड बाई √3। और याद करो स्टार कनेक्शन के लिए IL इक्वल टू I फेज, तो I फेज कैन बी रिटेन एज IL और यहां पे लिख सकते हैं sin 5। तो आपका स्टार कनेक्शन का जो एक्टिव पावर का फॉर्मूला होएगा इन द टर्म्स ऑफ लाइन वोल्टेज, दैट विल बी √3 से कैंसिल, √3 VL IL इंटू sin 5। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, cos 5 एंड cos 5। ठीक है, ओके। तो ये आपका क्या हो चुका है, स्टार कनेक्शन का एक्टिव पावर। इन द सेम मैनर स्टार कनेक्शन का जो रिएक्टिव पावर होएगा वो क्या हो जाएगा, √3 VL IL साइन ऑफ 5। इस पे काफी क्वेश्चन आते हैं फॉर्मूले पे। ठीक है, हाँ। अब एक चीज समझो आप, ये दोनों फॉर्मूले आपके किस टर्म्स में है, लाइन वोल्टेज या फेज वोल्टेज के टर्म्स में, ये दोनों आपके फॉर्मूले किसके टर्म्स में है, लाइन। ठीक है, लाइन के टर्म्स में। ओके। अब इसके बाद ये तो स्टार का हो गया, डेल्टा पे आ जाते हैं, डेल्टा पे आ जाते हैं। P ऑफ डेल्टा, P ऑफ डेल्टा। तो अब देखो, पहले डेल्टा के लिए आप रिलेशन याद करो,
वी एल इक्वल टू वी फेज एंड आई एल इक्वल टू √3 आई फेज। अब पी डेल्टा का फॉर्मूला हमने क्या लिखा हुआ है, 3 इंटू वी फेज आई फेज इंटू कॉस फाइव। अब यहाँ पे अगर मैं पी डेल्टा की बात करूं तो 3 इंटू वी फेज की जगह वी एल, ये तो सीधा सीधा आ गया। आई फेज की जगह आई एल डिवाइड बाई √3 इंटू कॉस ऑफ फाइव। ठीक है, तो यहाँ पे पी डेल्टा विल बी व्हाट, √3 वी एल आई एल कॉस ऑफ फाइव। अच्छा, स्टार का एक्टिव पावर और डेल्टा का एक्टिव पावर का फॉर्मूला सेम आ रहा है या डिफर आ रहा है? स्टार का एंड डेल्टा का एक्टिव पावर सेम आ रहा है, डिफर आ रहा है? सेम। ठीक है, √3 वी एल आई एल साइन फाइव। तो बेसिकली हम कंक्लूड, यहां से हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि देखो, फेज वाले, जो फेज का रिलेशन है 3 इंटू वी फेज इंटू आई फेज इंटू कॉस फाइव, दिस इज वैलिड फॉर बोथ स्टार एज वेल एज डेल्टा, एंड √3 वी एल आई एल कॉस फाइव एंड √3 वी एल आई एल साइन फाइव, दिस इज वैलिड फॉर बोथ। तो दिस इज अबाउट एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर। अगर यहां से आपसे पूछा जाए अपरेंट पावर, तो अपरेंट पावर इन टर्म्स ऑफ फेज क्या हो जाएगा, 3 इंटू वी फेज इंटू आई फेज। ठीक है, बट याद रहे यहां पे बेसिकली होता है कंजुगेट। ठीक है, उसका सिग्निफिकेंस हम बता देंगे। और और अगर यही, अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहे हैं, तो अभी चलो मैग्नीट्यूड, कंजुगेट का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो इसको आप नहीं लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो आपका, ये तो फेज के टर्म्स में, लाइन के टर्म्स में क्या हो जाएगा बताओ? लाइन के टर्म्स में हो जाएगा सिंपली √3 वी एल इंटू आई एल। समय आने पे यही फॉर्मूले भूल जाते हैं, ये भी बता दूं मैं। आप लाइन में कभी कॉस लगा दोगे, मतलब ए क्या बोलते हैं, ए जो अपरेंट पावर पूछा है तो उसमें हम गलती से कॉस या साइन लगा देते हैं, तो वहां से प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज में आपको सारा चीज क्लियर रहना चाहिए। तो स्टार डेल्टा का हमने क्या क्या देखा, एक्टिव पावर in the terms of phase, active power in the terms of line of star, active power in the terms of delta, मतलब in the terms of line of delta। ठीक है, reactive power of star, reactive power of delta in the terms of line as well as in the terms of phase। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, कोई डाउट? आप ऐसे समझो, और इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, यस इक्वल टू बेसिकली व्हाट, कि यस ऑफ थ्री फेज। अच्छा, एक एक यहाँ पे एक चीज समझना यार, इसका क्या मतलब है 3 वी फेज आई फेज इंटू कॉस फाइव? इसका मतलब ये था, जैसे मान लीजिए एक फेज ए है, एक फेज ए है और एक फेज ए है, तो अगर एक अकेले को देखा जाए तो कितना पावर डिसिपेट कर रहा होगा, वी फेज इंटू आई फेज। तो बेसिकली तीन मिलके कितना करेंगे, 3 टाइम्स ऑफ वी फेज इंटू आई फेज इंटू कॉस ऑफ फाइव। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे इस बात को, मतलब फेज में जब भी आप लिखोगे, जब भी आप फेज में लिखोगे तो याद रखना हमेशा कि 3 से मल्टीप्लाई करोगे, और जब लाइन में लिखोगे देन आप √3 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है,